So, this is the second part of Adam Smith. Um about this, about Adam Smith, I am discussing the matter of Adam Smith from Naren's History of Economic Thought by UC Kulshrestha, Lakshmi Naren Agrawal. So, Wealth of Nations, famous one of Adam Smith. Adam Smith's Wealth of Nation is a big volume in the sphere of economic science in which he collected the scattered economic notions, synthesized them, gave them a new shape and thus increased their importance. जो एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस है ना, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है इकोनॉमिक साइंस के स्फीयर के अंदर, जिसके अंदर स्कैटर्ड इकोनॉमिक नोशन जो मतलब इधर उधर थे इकोनॉमिक्स के बारे में जो लोगों ने लिखा करा था, वो पूरा एक कलेक्टेड है, सिंथेसाइज है, सबको मतलब एक साथ कर सिंथेसाइज करा है, उनको एक नया शेप दिया है और उनकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाया है. इट वॉज सच एन अमेजिंग इन्वेंशन दैट क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन एट लीस्ट इन द स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक वर्ल्ड. He was called the father of political economy. Despite that, Adam Smith owed a debt to his predecessors. The significance of his own contribution in the domain of economic thinking cannot be minimized. Of course, it is difficult to summarize his thought in a few pages. We will, however, make effort to present here main features of the wealth of nations. एक बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशन था ये, जिसने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया एटलीस्ट एक इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर. इकोनॉमिक वर्ल्ड का जो स्फीयर था ना, उसके अंदर ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कहलाते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एडम स्मिथ. डिस्पाइट दैट स्मिथ ओड जो स्मिथ है ना, वो एक डेप्ट और मतलब एक कर्जा चढ़ा हुआ था पूर्वजों के थ्रू, जैसे वो जो थे ना पहले के एडम स्मिथ से पहले जो आए थे उनसे. द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक थिंकिंग, जो उन्होंने जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ना इकोनॉमिक थिंकिंग के डोमेन में, वो कम नहीं हो सकता, लेकिन उन पर डेप्थ तो चढ़ा हुआ है ही प्रीडिसर्स का. ऑफ कोर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू समराइज हिज थॉट. अभी डिफ़िकल्ट तो है कि उनके थॉट्स को इतने से पेजेस के अंदर कर दिया जाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मेन फीचर्स है जो वेल्थ ऑफ नेशंस के, वो यहाँ पे डिस्कस हो सके. The main directive which guided Adam Smith was one universal principle, and that was of self-interest. That is, man has hereditary instinct to make better his own fortune. जो मेन डायरेक्टिव था, जो मेन चीज़ है ना जिसने एडम स्मिथ को एक डायरेक्शन दी, वो था एक ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल था उनका, सेल्फ इंटरेस्ट, जो कि मैन को एक हेरिडिटरी मतलब मिलता ही जाता है, क्योंकि वो खुद का अच्छा, खुद के इंटरेस्ट के लिए अच्छा करेगा ही करेगा. It led him to understand that the entire world was like a vast workshop created by division of labors. उनको इस चीज़ ने सेल्फ इंटरेस्ट नहीं समझाया है कि है ना, जो पूरा वर्ल्ड है एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है जो कि डिवीजन ऑफ लेबर ने क्रिएट कर रखा है. इन हिज ओपिनियन दिस प्रिंसिपल हैड क्रिएटेड यूनिटी amidst diversity, and hence political economy would have been based not on the interest of any individual or class but on the recognition of the general interest of the society. उनके ओपिनियन में जो प्रिंसिपल जो क्रिएट हुआ था ना डाइवर्सिटी के अमिस्ट, एंड हैंस पॉलिटिकल इकोनॉमी ना मतलब एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे बेस नहीं होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल के उस पर मतलब सोच पे नहीं बनी हुई होनी चाहिए, या फिर किसी एक इंडिविजुअल क्लास जैसे लेबर क्लास या फिर हायर क्लास उनके उनके सोच पे नहीं बनी हुई होनी चाहिए, बल्कि जो पूरा एक एंटायर सोसाइटी है, एंटायर सोसाइटी का इंटरेस्ट पता होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट क्या है, उस पे पॉलिटिकल इकोनॉमी बेस्ड होनी चाहिए. हिज वर्क्स कैन बी स्टडीड इन टू एस्पेक्ट्स. इनके वर्क्स दो टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं. द अंडरलाइंग फिलोसॉफी एंड द इकोनॉमिक कंटेंट्स विच आर फाउंड इंटर रिलेटेड इन द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर इंटर रिलेटेड फाउंड हुए हैं. तो the underlying philosophy, though Adam Smith has not apparently mentioned the underlying philosophy in the analysis of his economic doctrines, we can find it between the lines that prevails throughout the book. He believed that the philosophy of self-operation of human being was a dominating factor attained with an object of making better his own luck. एडम स्मिथ की जो अंडरलाइंग फिलोसॉफी है ना, वो एक पेज में नहीं लिखी उन्होंने, लेकिन जो बीच बीच के अंदर से फाइंड करी है, बाकी जब जिन्होंने पढ़ा उनका बिलीव था कि जो सेल्फ ऑपरेशन है ना ह्यूमन बीइंग का, एक वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, अटेंड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग बेटर हिज ओन लक. एक
उससे अटेन है कि हाँ भाई वो अपना अलग तो अच्छा बनाएगा ही बनाएगा. In his book, Adam Smith has repeatedly given references to the supreme beneficence of the natural order and imperfection of the human institutions. He told that after the removal of artificial restraints and hurdles, the obvious and simple system of natural liberty will establish itself, and again, that order of things which necessity imposes amidst is promoted by the natural inclinations of man. The natural inclinations of man thus led to the entire human institutions. His theory of moral sentiments elaborately worked out that the human behavior was governed by self love, sympathy, the desire of freedom, a sense of property, a habit of labor, and the instinct to satisfy his wants with the cooperation of others. Each man was the best judge of his own interest. The complete liberty of man would not only lead him to welfare in the society, led him to make efforts to improve his own lot, but would also promote general welfare in the society. Consequently, Adam Smith held that all barriers and restrictions were harmful. It was with with this view that he suggested three major roles to the government, that is defense from external attacks, defense, the administration of justice का administration, and the maintenance of certain public institutions, और एक public institutions का certain maintenance which could not be maintained by any individual, जो कि कोई भी इंडिविजुअल मेंटेन नहीं कर सकता, और एक क्लास. तो ये सारे लोगों का एक जनरल इंटरेस्ट मेंटेन कर सकता है, सारे लोग मिलकर एक कर सकते हैं, लेकिन एक बंदा नहीं कर सकता. अब the economic contents will be in the next part and his economic ideas as well.